स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ना, इट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। एक तो बाइंडिंग एनर्जी से बता सकते हैं अपन, एक और दूसरा बता सकते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वो दो फैक्टर्स। तो अपन एक फैक्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को अपन लिखते हैं दैट इज द एनर्जी लिबरेटेड, द एनर्जी लिबरेटेड when the nucleons are binded together. So when the nucleons are binded, न्यूक्लियंस, न्यूक्लियन का मतलब होता है जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, न्यूक्लियंस आर बाइंडेड inside the nucleus, inside the nucleus. So when the nucleons are binded inside the nucleus, then it is called binding energy. ठीक है, मतलब इसमें बाइंडिंग एनर्जी का थोड़ा सा और बताओ आप, क्योंकि हमें मतलब ऐसे समझ में थोड़ा कम आया। तो अपन कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने के लिए अपन डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट देखते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है, फिर अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया, जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, वो हीलियम भी हो सकता है और लिथियम भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इस शेल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से बाइंड होने की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसमें गिवन है तो अपन कहेंगे इस शेल में इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से बाइंड होने का एनर्जी -3.4, मतलब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन यहां तो अपन शेल की बात ही नहीं कर रहे, यहां तो आप सिर्फ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट होते हैं, हाँ बिल्कुल। एक छोटे से न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तुमको पता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में अट्रैक्शन होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन होता है। तो इधर सभी सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्शन नहीं होता। तो अपन कहेंगे हाँ, तो अपन कहेंगे ठीक है सर, बताओ एक बात बताओ, अगर न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन तो, रुको रुको रुको, कुछ भी मत सोचो, सुनते रहो। मतलब मैं क्वेश्चन भी खुद ही पूछता हूँ, आंसर भी खुद बताता हूँ, है ना। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको सारे आंसर बताऊंगा। इसलिए मैं क्वेश्चन भी खुद पूछता हूँ, आंसर भी मैं खुद ही बताता हूँ, ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे, हाँ सर नहीं पूछा था, सर ने आंसर भी बताया। तो मैंने आपसे कहा कि सर ठीक है, एक बात तो है कि चलो ये न्यूट्रल है, मान लिया कि उनमें अट्रैक्शन है, ये प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज है, इनमें तो रिपल्शन बताओ। आप तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे कि भाई दो पॉजिटिव चार्ज है, आपस में रिपल्शन होगा। अभी आप कह रहे हैं कि दोनों में अट्रैक्शन होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में। तो एक बात देखो, जब अपन यहाँ पढ़ रहे थे तो अपन इनका आर डिस्टेंस बता रहे थे इन दोनों के बीच। अगर कोई भी दो पार्टिकल, अगर कोई भी दो पार्टिकल डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, अगर वो लेस देन और इक्वल टू 1 फर्मी है, 1 फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। अगर किसी भी दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 1 फर्मी के बराबर है या उससे कम है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज उनमें अट्रैक्शन नहीं होगा। यहां जो भी अपन ने पढ़ा, 1 फर्मी से बहुत दूर की बात करते थे। मतलब अगर कभी भी कोई भी पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस 1 फर्मी से छोटा या 1 फर्मी के बराबर है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस ऑन द पार्टिकल, उनमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन। अब अपन ने उससे कम डिस्टेंस पढ़ा ही नहीं, 1 फर्मी की बात ही नहीं की अपन ने जब वहां पर पढ़े अपन। तो यहां पर मतलब फिर अपन कहेंगे तो ये हमेशा के लिए हो गया है, मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में भी पढ़ोगे आप, ठीक है। लेकिन अपन वहां तक नहीं जाना चाहते। मैंने तो आपको ये बताया कि न्यूक्लियस खुद ही इतना छोटा होता है, फिर इतना सारा चार्ज उसके अंदर कैसे हो जाएगा भाई स्टेबल। अपन कहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज, अगर 1 फर्मी से कम डिस्टेंस है या उसके बराबर है, तो उनमें अट्रैक्शन होगा। चलो अपन मास डिफेक्ट की बात। इट इज observed that the mass of stable nuclei is always less than the mass of, is always less than
the sum of the mass of the mass of nucleons present in the nucleus. Nucleons present in the nucleus. ये हमेशा हो सकता है। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, आप ये बता रहे हो मुझे कि यहां पर अगर अपन लिखें डेल्टा एम दैट इज मास डिफेक्ट, तो आप ये बोल रहे हो सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन is always greater than mass of stable nuclei. Mass of stable, यही तो बता रहे हो आप? ठीक है भाई, यही बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल यही बता रहा हूं। तो अपन कहेंगे सर ना अभी भी मतलब क्लियर नहीं हुआ, ये लिखा क्या है समझ में नहीं आया। मतलब मास डिफेक्ट एनर्जी ठीक है आप बता रहे हो, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल है। अगर अपन एग्जांपल ले लेते हैं फॉर सोडियम एटम, चलो सोडियम की बात कर लेते हैं क्योंकि अपन को बड़ा इजी होता है सोडियम से डील करना, उसका एटॉमिक नंबर भी खूब याद होता है, 8, 9, 10th में करते रहते हैं, और उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी अपन को पता होता है। इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जरूरत है। दे आर द न्यूक्लियॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन होंगे 12 और प्रोटॉन होंगे 11, किसी को डाउट? देन चलो इसमें डेल्टा एम कैलकुलेट करते हैं, मास डिफेक्ट। तो अपन कहेंगे भाई इसका डेल्टा एम जो होगा ना दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियस। अब कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन। चलो उनका मास कैलकुलेट करते हैं। तो 12 न्यूट्रॉन्स मतलब 12 इंटू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। सारे कैलकुलेशन अपन इनके इसमें करते हैं, प्लस 11 into 1.672 into 10⁻⁻27. This is the mass of nucleons which is present inside the nucleus. और मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस मतलब एक एटम का मास कितना होगा? तो अपन ने एक एटम में अपन ने कहा 12 न्यूट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे, अपन ने उनका मास का सम ले लिया। अब मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? तो अपन कहेंगे 23, एक एटम का मास कितना होता है? 23 AMU होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है 23 AMU होता है, मतलब अब मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि ये सब केजी में लिखा हुआ है ना, इसको भी केजी में ले लेते हैं। तो 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻, एक और 6 ले लेते हैं डेसिमल के 3 प्लेस तक जाने के लिए, इंटू 10⁻⁻27 kg। अब अगर आप चेक करोगे तो इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। वैसे भी दिख रहा है कि 1.666 है, ये 1.67 है, ये भी 1.67 है, मतलब इन दोनों का सम इससे बड़ा। तो अगर जैसे न्यूक्लियस में, सोडियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, तो अगर अपन न्यूक्लियस, सोडियम के न्यूक्लियस का मास ले लें, अगर अपन, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, चिंता मत कर, बार बार एक्सप्लेन करता हूं मैं, तो अब चिंता मत करो, बिल्कुल आराम से होगा अपना। अपन जैसे लिखते हैं ना अपन सोडियम, बताओ एक सोडियम एटम का मास कितना होगा? 23 AM। दिस इज कॉल्ड द मास ऑफ स्टेबल। व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियाई? तो अपन कहेंगे ऑक्सीजन में 16 AM। दिस इज कॉल्ड मास ऑफ स्टेबल। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन थे 12 और प्रोटॉन थे 11। तो अपन क्या बोलते हैं कि सोडियम का न्यूक्लियस का जो मास होता है दैट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम, वो कितना होता है? 23 AM। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, 12 न्यूट्रॉन का अलग से मास ले लेते हैं और 11 प्रोटॉन का अलग से मास लेते हैं, उनका सम करते हैं और देखते हैं क्या वो 23 AMU के बराबर आता है। तो अपन कहेंगे नहीं, इनका अगर अलग से सम करोगे तो वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो मास आप सोडियम का लिखते हो। तो ये डिफरेंस वाला मास जाता कहां है? तो अपन कहेंगे जो इनमें डिफरेंस होता है ना, वही तो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी
यूज होता है इनको आपस में बाइंड अप करने के। तो मास यूज होता है एनर्जी के फॉर्म में। हाँ, मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? आइंस्टीन के फॉर्मूले से। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो इट इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका मतलब है मास डिफेक्ट ग्रेटर देन 0 है। और अपन को पता है कि अगर मुझे मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो बाय आइंस्टीन फॉर्मूला आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? द एनर्जी इज इक्वल टू होता है मास सी स्क्वायर। भाई मास तो मास ही है, वो डेल्टा एम इसलिए लिखा कि डिफरेंस ले लिया अपन ने। जो इन दोनों में डिफरेंस आता है ना, दैट मास इज यूज्ड टू बाइंड अप द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस। वरना बाइंड कैसे होंगे वो? बाइंड मतलब फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, तो कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी ना उसके स्टेबिलिटी के लिए। तो दैट इज द मास व्हिच इज बाय व्हिच दैट न्यूक्लियस आर बाइंडेड टुगेदर। तो मास को जो डेल्टा एम आएगा उसको अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आइंस्टीन फॉर्मूला। सो दैट इज द एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अपन ये बोल रहे हैं कि जितना क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, सी स्क्वायर, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर मास डिफेक्ट ज्यादा होगा तो ज्यादा मास यूज हुआ होगा टू बाइंड अप द न्यूक्लियस। और जितना ज्यादा मास यूज होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है। ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो। Therefore I can say that stability of nucleus is directly proportional to binding energy. जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस, एंड बाइंडिंग एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिफरेंस। जितना ज्यादा इसमें डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मास यूज हुआ न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए। न्यूक्लियस को बाइंड करना मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में आपस में बाइंड करने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी उनको देना पड़ेगा। ठीक है ना? सो दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो यहां से अपन बता सकते हैं कि मास डिफेक्ट क्या है, राइट? सो दिस विल बी द मास डिफेक्ट। सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस अपन बता सकते हैं भाई, स्टेबिलिटी लिखा था मैंने, stability of nucleus will be directly proportional to the, right, you can say that mass। तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट मतलब उतना ही ज्यादा, तो मैंने यहां पर ये लिखा था द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन द न्यूक्लियंस आर बाइंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस। और वो एनर्जी लिबरेटेड मुझे कैसे पता चलेगा? मास डिफेक्ट से। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई is always less than the mass of some of the nucleons present inside the nucleus. The difference in mass is called mass, right? So this difference in mass is called mass defect. Difference in mass is called mass defect. ये mass defect, इसको अपन डेल्टा एम से डिनोट करेंगे, लो भाई, this difference in mass is called the mass defect। ठीक है, ये तो मास डिफेक्ट से बता दिया। तो मुझे इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आप एलिमेंट दोगे, एलिमेंट में मुझे मास नंबर और एटॉमिक नंबर पता होगा जिससे मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं और फिर बता सकता हूं। दूसरा मैंने आपसे कहा स्टेबिलिटी कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड बाय न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस can also be calculated by neutron proton ratio। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, चलो इसकी बात। तो इसमें भी अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं भाई, हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो से कैसे बताएंगे स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, वो देखते हैं। N/P रेशियो, इफ, तो अपन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो को N/P रेशियो के जैसे पढ़ेंगे हमेशा।
एन बाई पी रेशियो बोलेंगे अपन, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि भाई एन बाई पी रेशियो मीन्स इफ एन बाई पी इज इक्वल टू 1, तो अपन कहेंगे इट इज अ स्टेबल न्यूक्लियर, इट इज स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल न्यूक्लियर। If n by p is not equal to 1, then it is unstable nucleus, then unstable, ठीक है, then we'll say that it is unstable nucleus. So we'll write that. Next point. It is observed that, वैसे भी अपन को पता है, it is observed that up to atomic number 20, up to atomic number 20, वो कैल्शियम के लिए होगा. So up to atomic number 20, the n by p is nearly 1. 1 ही होता है. 1 होगा ये 1.5 like that, 1 होगा ये 1.05 like that, ये 1.1 उससे ज्यादा नहीं. Nearly 1. But as the number of as the atomic number increases, लेकिन अब इसके बाद जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू, so as the atomic number increases, the increase in number of neutron is more as compared to proton. The increase in number of neutron is more, neutron is more as compared to proton. So n by p ratio increases. So n by p ratio increase. इसमें n by p क्या होता है, वो increase होना शुरू होता है. So the n by p ratio increases. If the n by p ratio increases, thus the nucleus become less stable. Become less stable. Less stable. तो अब अपन चेक करते हैं कि अगर n by p is we know that, जैसे अपन ने लिखा, if n by p is nearly 1, it is a stable nuclei. तो कितना 1 से स्टेबल nuclei वो भी बताओ कि भाई फिर अनस्टेबल है तो कितना अनस्टेबल है, और n by p रेशियो कहां तक मैं अज्यूम कर सकता हूं और कितना मैं पढ़ सकता हूं n by p रेशियो, तो देखते हैं अपन. If n by p is equal to 1 to 1.1, it's stable. ये स्टेबल है. सर बोर्ड ब्लर है शायद. बोर्ड ब्लर है शायद. सर अभी ठीक हो गए. अरे यार मैं स्टॉप करने वाला था, बोला अभी ठीक है. अच्छा ठीक है, हो सकता है क्योंकि मतलब आज तो नहीं हुआ, लेकिन कल हम लोग ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक रुकना पड़ा था हमको. मतलब वो कभी कभी हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बता देना अगर ब्लर वगैरह कुछ होगा. इफ n by p is from 1.1 to 1.5, 1.1 to 1.5, then it is an unstable nucleus. ये अनस्टेबल. और अगर n by p 1.53 से ज्यादा है, and if n by p
is greater than 1.53, then we called it as a highly unstable nucleus. Highly unstable. And the element is radioactive. मतलब जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं ना, जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं ना, उनके लिए n/p 1.53 से ज्यादा होता है। उससे कम है तो दे आर अनस्टेबल, नो डाउट, बट दे आर नॉट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको एमिशंस पढ़ाए थे, अल्फा, बीटा, गामा एमिशन। यस सर। अगर n/p रेशियो इज ग्रेटर देन 1.53 तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, और उसमें अपन को पहले अल्फा करना पड़ेगा, फिर बीटा करना पड़ेगा, फिर गामा करना पड़ेगा। एक बार में एक ही टाइप का एमिशन होगा। अगर अल्फा एमिशन होगा, वैसे अल्फा बीटा गामा में सीक्वेंस होता है, पहले अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गामा। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे उन सब में पहले अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर गामा होगा। अगर n/p इसके बीच में है तो वहां अल्फा की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं कि हमें उसको न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़े, तो सिर्फ बीटा से काम चल जाएगा, और बीटा होगा तो गामा भी होगा। और अगर इस टाइप से है तो वहां अपन को स्टेबल न्यूक्लियस है, वहां कोई जरूरत नहीं। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब है एक बार में एक ही टाइप का रेडिएशन होगा। Only one type of radiation can take place at one time. Type of radiation is possible at one time. Emission is possible one time. Take place at one time. Alpha होगा तो बीटा गामा कंपल्सरी। If alpha take place, if alpha emission occurs, beta gamma compulsory. Beta and gamma is compulsory. Also take place. If beta take place, then alpha will not take place, but gamma will take place. If beta emission occurs, then only gamma emission take place. But not alpha. इसमें अल्फा मिशन नहीं, राइट, बट नॉट अल्फा, उसमें अल्फा नहीं। तो ठीक है, अब अपन इसको n/p रेशियो को थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा ग्राफ बताता हूँ, फिर अपन ग्राफ के फॉर्म। तो मैं इसको हटाता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, और फिर अपन इसको भी चलेगा हटाना, फिर अपन ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, और ग्राफ से थोड़ा सा और भी अच्छा अपन को समझ में आएगा। जो अपन ने लिखा हुआ है थोड़ा सा ग्राफ वगैरह होगा तो अपन को याद भी रहेगा। ठीक है, फिर अपन को याद भी रहेगा। तो so that in terms of ग्राफ अपन को कैसे करना, चलो ग्राफ का टर्म में अपन देखते हैं। मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एक ग्राफ बना लेता हूँ, n/p रेशियो का ग्राफ बना। यहाँ पर न्यूट्रॉन लिखते हैं और यहाँ प्रोटॉन लिखते हैं। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन अपन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बोलते हैं जनरली, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो चलो अपन क्या करते हैं, n/p रेशियो। अगर n/p रेशियो 1 है तो अपन को पता है ग्राफ जो होगा 45 डिग्री एंगल पे बना होगा। n/p रेशियो अगर 1 होगा तो अपन को पता है अपन 45 डिग्री पे ग्राफ बनाएंगे।
45 डिग्री मुझे लग नहीं रहा था, थोड़ा ऐसे, अभी ठीक है। ठीक है, तो व्हाट विल डू, बन गएंगे दिस इज 1, सो n by p इज इक्वल टू 1 होगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ इससे ऊपर होगा, लेस देन 1 होगा तो ग्राफ नीचे होगा। तो इधर की तरफ अगर ग्राफ होगा तो n by p ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और अगर नीचे ग्राफ होगा तो n by p लेस देन 1 होगा। अब आपने नॉट इक्वल टू 1 तो बताया ही था मुझे, तो नॉट इक्वल टू 1 में ये थोड़ी बताया था कि लेस देन 1 नहीं हो सकता या ग्रेटर देन 1 ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं। अब अपन कहेंगे भाई ठीक है, यहां पर अब मैं एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, तो एक्चुअली एटॉमिक नंबर अप टू 20 ना n by p इज नियरली 1 ही रहता है। तो अपन ग्राफ ऐसे बना, n by p वो ग्राफ ऐसे बना। अब अपन कहेंगे ये ग्राफ एक ही बनाते हैं सर, ऐसे क्यों बना दिया? एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, जैसे यहाँ पर एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, यहाँ 20 था, यहाँ 20 पे डेविएशन शुरू, फिर वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं आता कि इधर ऐसे आ रहा है, तो कहीं कहीं वो ऐसे भी हो जाता है, बढ़ेगा नो डाउट, लेकिन इस बेल्ट के अंदर ही है। n by p रेशियो इस बेल्ट के अंदर, तो अपन ने पूरा बेल्ट ही ले लिया, इसे ऐसे बढ़ेंगे। ये एलिमेंट्स हैं अपन जो लिख रहे हैं, अब ऐसे भी लिखें क्योंकि वो एलिमेंट्स। अब अपन देंगे इसमें n by p रेशियो ना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके, सपोज इस पॉइंट पे n by p इज 1.5, इससे नीचे 1.5 से नीचे है ये, और ये ग्रेटर देन 1.5, 1.53 हो गया, तो ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 1.5। अगर ग्रेटर देन 1.5 लिखोगे तो मैं इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट भाई जिनका n by p ग्रेटर देन 1.53 होगा, आपने बताया दे आर हाईली अनस्टेबल एंड दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो कंपलसरी है कि उससे अल्फा मिशन होगा। तो मैं यहां कुछ कुछ ऐसे लिख लेता हूं, ऑल एलिमेंट्स above atomic number 83, वैसे 82 ही लिखना चाहिए अपन को, 83 अनवर्ड्स, क्योंकि 82 इज लेड, पी भी है, लेड लिखता हूं, above लेड और रेडियो एक्टिव, मतलब उन सब में अल्फा मिशन, तो बीटा भी होगा और गामा भी होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स है ना 83 ऑनवर्ड्स, दे ऑल आर रेडियोएक्टिव, दे कैन शो द रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज। तो 83 एटॉमिक नंबर के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबके सब, ठीक है ना, वो सबके सब रेडियोएक्टिविटी दिखाएंगे। तो बिस्मथ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 83, z इक्वल टू 83, have n by p is equal to 1.5। तो 1.53 अगर है तो वो रेडियोएक्टिविटी शो कर सकता है। इट इज लाइक ग्रेटर देन 50, 1.53, कुछ अपन लिख भी लेंगे, एग्जांपल भी लिख लेंगे अभी अपन, ठीक है। मैक्सिमम n by p is equal to 2 for ट्रिशियम, मतलब हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ना,
हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज ट्रिशियम। इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं भाई, न्यूट्रॉन का नंबर डबल हो गया ना इसमें तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में, और ऐसा एलिमेंट कहां पढ़ते अपन भाई, बना भी नहीं सकते अपन तो। हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट नहीं बन सकता जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर डबल होगा प्रोटॉन, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बना पाएंगे, राइट? ओके, तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि इन द लास्ट क्लास यू टोल्ड दैट बीटा एमिशन टेक प्लेस देन अल्फा माइट टेक प्लेस, ये अपन ने कभी नहीं कहा होगा है, ठीक है? तो लास्ट क्लास में कहा होगा तो चेक कर लेना, वैसे कहा नहीं होगा, है पॉसिबल नहीं होगा बोलना मेरा। अब अपन एक बात करते हैं कि भाई टाइप ऑफ एमिशन की बात करते हैं। इफ n by p is greater than 1.5 alpha take, then beta, then gamma. If n by p is equal to is greater than 1.1 to 1.53, ठीक है ना, then beta take place. If n by p is less than 1.1, तब क्या करें? तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर मुझे अल्फा एमिशन बताने होंगे, इधर मुझे बीटा एमिशन बताना होगा स्टेबिलिटी बनाने के लिए, और इधर मुझे लेस देन 1 है, तो अपन कहेंगे अगर n by p लेस देन 1 है, इसका मतलब है प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। तो प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा अगर न्यूक्लियस में, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, पढ़ा तो नहीं है अपन ने कभी कि भाई न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो, ऐसा तो एलिमेंट अपन पढ़ते ही नहीं। तो अपन कहेंगे सर आपने बताया तो था, लेकिन एक्सरेज जब बताए थे, एक्सरेज मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर और के कैप्चर कब होता है, तो आपने बताया था कि प्रोटॉन का नंबर अगर बहुत ज्यादा हो जाए न्यूट्रॉन से, अगर प्रोटॉन का नंबर न्यूट्रॉन से ज्यादा है तो फर्स्ट शेल मतलब के सेल से ये नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से दे आर पॉजिटिव चार्ज, वो के सेल से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में खींच लेते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से खींचेंगे तो बाकी ऊपर वाले सेल से इधर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर वैसे ड्रॉप हो जाएगा, तो इमिट होते हैं रेज। भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ गया तो बाकी सेल ऊपर सेल से वो ड्रॉप होते रहेंगे ना, यहां तक वो कॉम्पनसेट होने के लिए। तो अपन कहेंगे उस केस में जो रेज निकलते हैं इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप करने के लिए हायर शेल से लोअर शेल पे, उन रेज को अपन ने एक्स रेज लिखा था, और वो तभी होता है जब प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होता है न्यूट्रॉन से। और आपने एग्जांपल दिया था, ऐसा हम गोल्ड प्लेट में कर सकते हैं, ऐसा हम गोल्ड प्लेट में कर सकते हैं। और एक्सरेज निकालने के लिए अपन जैसे पैथोलॉजी सेंटर पे जाता है, वो एक्सरे निकालता है तो क्या करता है, ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके रेज निकलते हैं उसको हमारे पास कर देता है, ठीक है? तो ये तो बता ही दिया आपने कि फिर मैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर करूंगा, ये सर अल्फा एमिशन का है ना? इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर के कैप्चर। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे। सर के कैप्चर ही एक्सरे होता है। के कैप्चर होता है तो एक्सरे निकलते हैं, ठीक है? चलो भाई, जब के कैप्चर होता है तो उससे, अब एक्चुअली वो के कैप्चर हुआ तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब इधर आया ना न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना, तो अपन ने क्या किया, जब वो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो हायर शेल से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा ना फिर इस शेल में कंपनसेट करने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करता है तो वेवलेंथ इमिट करता है ना, 1 by lambda is equal to RH into Z square into 1 upon N 1 square upon minus 1 upon N। पढ़ा ना अपन ने ऐसे? यस सर।
Yes. तो ये जो रेज निकल रहे थे उनको अपन कहते हैं एक्स रेज, उनकी वेवलेंथ निकाल देंगे, वो है, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे अच्छा अगर n/p लेस देन 1 है तो अपन कहेंगे देन पॉजिट्रॉन एमिशन, इसको अपन पॉजिट्रॉन एमिशन कहते हैं। अब इसमें पॉजिट्रॉन एमिशन भी बोल सकते थे ना अपन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में भी एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन में भी एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर डिक्रीज होने का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाएंगे और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे। बिकॉज आपने क्या कहा अभी कि एक इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा Neutron. के शेल से और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो या पॉजिट्रॉन एमिशन हो, दोनों ही केस में एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो ये कम हो रहा है और इसका नंबर बढ़ रहा है, तो जो n/p का वैल्यू है वो 1 की तरफ जाएगा, क्योंकि अपन न्यूट्रॉन बढ़ा रहे हैं, न्यूमरेटर को बढ़ा रहे हैं और डिनोमिनेटर को कम कर रहे हैं। So we'll write that n/p is less than 1, then positron emission or electron capture can take place. Capture can take place. लो भाई ये आ गया, ये हो जाएगा। तो आप इसको बता सकते हो कि अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन अपन से पूछते हैं तो कौन सा टाइप का एमिशन अपन को करना है वो अपन बता देंगे। तो कभी कभी अपन से एग्जांपल भी पूछते हैं, भाई सपोज अपने पास ऐसे गिवन है, उन्होंने कहा कि देखो अपने पास ऐसे गिवन है, मेरे पास कार्बन है 6 है 14 है, तो बताओ इसमें किस टाइप का एमिशन करें कि स्टेबल हो जाए। तो पहले तो अपन ये कहेंगे कि देखो सर हीलियम तो करूंगा नहीं, क्यों, एटॉमिक नंबर 6 है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे इसमें 8 बाय कितना आ गया अपने पास 6 हो गया, n/3। 8/6 का मतलब हो गया 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 1.2। बताओ भाई, है ना, 1.25 हो गया। हाँ, हाइड्रोजन के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो तो 0 होगा, तो मैंने कब कहा कि वो पॉजिट्रॉन एमिट करेगा, स्टिल इट डज नॉट एमिट पॉजिट्रॉन। मैंने कब कहा कि वो पॉजिट्रॉन एमिट करेगा, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि पॉजिट्रॉन, वो तो अपने आप में एक पार्टिकल है, प्रोटॉन, प्रोटॉन इज हाइड्रोजन, तो अपने आप में ही एक पार्टिकल है, उसको क्यों लिखेंगे, है ना। तो अपन कहेंगे ये n/p रेशियो ऐसे है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक अपन पार्टिकल ऐसे लिख लेते हैं और बताते हैं कि भाई ये किसी दूसरे पार्टिकल में अगर कन्वर्ट हो जाए तो इसमें अपन को ठीक हो जाएगा। तो अपन क्या करें, प्रोटॉन का नंबर बढ़ाते हैं। तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको 7 और 14 करना चाहता हूँ, तो उसको वही रखना चाहता हूँ लेकिन इसको 14 करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ इससे बताओ, मतलब इसमें अपन को क्या करना चाहिए, कौन सा एमिशन करना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर बढ़ाना है तो अपन कहेंगे लो भाई बीटा एमिशन हो गया, बीटा बीटा एमिशन होगा तो n/p रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, बिकम स्टेबल न्यूक्लियर। लो भाई स्टेबल न्यूक्लियर हो गया। और कुछ कर सकते थे इसमें, क्यों नहीं कर सकते भाई, आपने थोड़ी देर पहले मतलब जो आप लिख रहे थे उसमें एक और मतलब हमने देखा था कि उसमें आपने एक और ब्लैंक बनाया था, बाद में आपने हटा दिया था, तो अपन कहेंगे उसमें आप कुछ और अगर कर सकते हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मतलब मैंने ऐसे लिख रहा था मैं कि भाई अगर मान लो अपने पास ऐसे गिवन है C6H14, तो अपन क्या करें कि भाई इसमें कुछ ऐसे बनाते हैं अपन कि अपन इसको 14 कर लें, इसको 7 कर लें, और क्या अपन कोई ऐसे पार्टिकल लिख सकते हैं जिससे कि अपन ये भी बढ़ जाए और वो भी हो जाए, वैसे हो जाए। तो अपन कहें कि भाई देख ऐसे कर लेते हैं, इसमें प्रोटॉन बॉम्बार्ड करवा, भाई प्रोटॉन भी तो लगा सकते हैं, क्या करते हैं प्रोटॉन को लेके इसको स्ट्राइक करवा देते हैं और ये बन जाएगा और इसको अपन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर, एक न्यूट्रॉन निकल जाएगा। अब क्या होगा, तो अपन कहेंगे आपने एक प्रोटॉन को बॉम्बार्ड करवाया, तो ये दोनों मिला के क्या हो गए होंगे 7, ये दोनों मिला के क्या हो गए 15, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 50।
ये दोनों भी बैलेंस है और ये दोनों भी बैलेंस है। मतलब मैं ऐसे भी कर सकता था, लेकिन वहां पर अपन वो तब बताएंगे, अपन से जब पूछा जाएगा बताओ इसमें किस टाइप का एमिशन करें कि ये स्टेबल हो जाए, अल्फा बीटा गामा, तो अपन कहेंगे बीटा कर दो, तो वैसे ही पता था मुझे एटॉमिक नंबर इज लेस देन 83 ना, इन बाय पी रेशियो 1.5 से छोटा है ना, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो जैसा मैंने आपको क्लास में बताया ना, बिल्कुल एग्जैक्टली अपन से ऐसे ही गिवन होगा। अपन को सिर्फ बताना पड़ेगा कि देखो भाई कैसे n बाय पी रेशियो अपन बता सकते, ठीक है ना। अब अपन ऐसे भी लिखते हैं, द न्यूक्लियस विच हैव the nucleus which have number of neutrons, proton and neutrons, जिन न्यूक्लियस में ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे होता है, तो अपन प्रोटॉन लिखते हैं और न्यूट्रॉन लिखते हैं। एक्चुअली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, वो भी शेल्स में होता है, वो भी शेल्स में होता है। तो न्यूक्लियस इतना छोटा है, वो भी शेल्स में होंगे तो न्यूक्लियस का है क्या, बिल्कुल वो शेल्स में होता है। पढ़ोगे आप मॉडर्न फिजिक्स में, वो केमिस्ट्री में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा वो नहीं बोल रहा। केमिस्ट्री में मुझे सिर्फ ये बताना है कि जैसे अपन लिखते हैं ना 2 8, वैसे अपन प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी लिखते हैं अपन की डेफिनेट नंबर होता है एक पर्टिकुलर शेल्स, बाकी सब सेम होते हैं, ये डिफरेंट है। लास्ट वाला ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे एक मिनट रुकना यार, मैं बोल रहा था। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, जैसे अपन बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ही शेल्स में न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में 2 प्रोटॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 प्रोटॉन होते हैं, थर्ड में 20 होते हैं, फिर 28 होते हैं, फिर ऐसे नंबर ऑफ शेल। ये तो सही बात है ना। और ऐसा भी होता है कि जिन एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन इन नंबर्स में से होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू, जैसे अपन बोलते हैं ना नोबल गैसेस आर स्टेबल, इधर भी है, इधर भी है, दे आर मोर स्टेबल। और ऐसे एटम जिनमें ये दोनों इक्वल हैं, इधर भी 8 इधर भी 8, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी 8, अगर दोनों का ही नंबर 8 है तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, जैसे हीलियम, प्रोटॉन भी 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2। These numbers are called magic numbers, मतलब ऐसे एटम जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये होते हैं, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। मतलब मैजिक ये एक तरीके से भाई, न्यूक्लियस वैसे ही इतना छोटा होता है, उसमें भी शेल्स हैं, उसमें भी डेफिनेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बता दिया तो मैजिक ही हुआ। दीज आर कॉल्ड मैजिक because the elements which
in which these number of proton and neutrons are present have extra stability. उनमें extra stability. They have extra stability. एक और बात है, ये हंस रूल को भी फॉलो करते हैं और पॉलिन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो करते हैं। ये और अजीब बात है। मतलब अगर कोई एलिमेंट में ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू इवन नंबर वाले से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का स्पिन कैंसिल हो जाए। अपन तो सोचते थे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है, तो प्रोटॉन का भी स्पिन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर शेल्स में भी होते हैं और उनमें बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट शेल्स। मतलब अगर किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही इवन नंबर है, तो उसमें सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्पिन कैंसिल हो गए, एक्स्ट्रा स्पिन एक्स एज कंपेयर टू जिसमें स्पिन कैंसिल नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे एलिमेंट्स विथ even number of neutron and proton are more stable than with even and odd neutron proton than with both neutron and proton are odd, because their spin is not get cancelled. Because their spin is not cancelled. बस इससे ज्यादा नहीं लिखने वाला है, एम्बेबी रेशियो में काफी हो गया, इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं। अब बस थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन और न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन वैसे तो बहुत सारा पढ़ा हुआ है अपन ने, एक बार लिख लेते हैं बस। न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन लिख लेते। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है वो देखिए। न्यूक्लियर फिजन का मतलब जैसे यूरेनियम ब्रेक होता है ना, यूरेनियम होता है वो ब्रेक होता है, तो उस टाइप से अपन लिख सकते हैं व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, लिखो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग the process of converting the heavier nuclei into lighter nuclei। मतलब एक हैवी न्यूक्लियर लाइटर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रेक होगी। by bombarding the subatomic particles। subatomic particles, अब सबएटॉमिक पार्टिकल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। These are subatomic particles। जैसे अपन ने देखो यहां पर प्रोटॉन से हिट किया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर। अब जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है ना, जनरली अपन को ये लगता है कि भाई यूरेनियम को डिकम्पोज, एटॉमिक बॉम्ब वाली बात अपन को समझ में आती है कि भाई न्यूक्लियर फिजन मतलब एटॉमिक।
the mass of lighter nuclear form is always less than the mass of heavier nucleus. And the difference in mass is converted into energy. मास को एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं अपन को पता है, कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिजन एनर्जी. न्यूक्लियर फिजन एनर्जी, इसको अपन न्यूक्लियर फिजन, जो एटॉमिक बॉम्ब में होता है ना कि भाई आप एटम यूरेनियम बॉम्ब वगैरह फॉल कर दो कहीं पर तो हो जाएगा. एक बार अपन एग्जांपल लेके देखते हैं, क्योंकि हमें तो एग्जांपल से मतलब है. ठीक है भाई, आप कह रहे हो कि बड़ा न्यूक्लियस होता है और उसको छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक कर लेते हैं, और छोटे न्यूक्लियस में आप ब्रेक करोगे बड़े न्यूक्लियस को. ऐसे चलो लिखते हैं, जैसे मेरे पास यूरेनियम था, अपन को पता है यूरेनियम 235 जो होता है ना, दैट इज रेडियम. अपन क्या करते हैं, इसमें न्यूट्रॉन से ट्रिगर करते हैं. मतलब अपन ने क्या किया, जो बॉम्ब बनाते हैं ना, एक बॉम्ब बनाया, उसमें ये भर दिया, एटलीस्ट 1 kg चाहिए होता है, तो क्रिटिकल मास बोलते हैं, पर उससे ज्यादा भी रखते हैं. बनाया, और एक यहाँ पर छोटा सा चैम्बर बना, उस चैम्बर में इधर न्यूट्रॉन और इधर से बॉम्ब बना. अपन क्या करेंगे, जब अपन को न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं फेंकना है तो अपन न्यूट्रॉन को ट्रिगर कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो न्यूट्रॉन यहाँ से जाके फट से उस बॉम्ब से स्ट्राइक करेगा, और वो इसको क्या करेगा, अनस्टेबल न्यूक्लियस में 236 में कन्वर्ट. ये 236 बॉम्ब ये ब्रेक होके दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा. बेरियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, और 3 न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन भी बने. अब बेरियम के लिए अपन लिख सकते हैं भाई ये 56 है, ये 36 है, ऐसे अपन लिख सकते हैं. तो क्रिप्टॉन इज लाइक वी से दैट इट इज ये 140 होता है, तो 143 किससे माइनस करना है, 236, तो 3 आ गया ये माइनस करके, और ये 1 आ गया, और ये 1. तो अपने पास ये 140 था, ये 143 था, तो कुछ तो गड़बड़ किया मैंने. यहाँ पर अपन लिखेंगे इसको 93 ले लिया. ये 3 न्यूट्रॉन्स भी थे ना, उसको ऐड कर, ये दोनों बन गए. अब हुआ क्या, देखिए अपने पास यूरेनियम तो बहुत सारा होगा बॉम्ब में, 235. अपन ने इसको एक न्यूट्रॉन से ट्रिगर किया, बदले में अपन को 3 न्यूट्रॉन मिले. अब ये तीनों न्यूट्रॉन जाके किससे टकराएंगे, फिर यूरेनियम से. सारा खत्म थोड़ी हो गया एक बार. तो इसका मतलब है एक न्यूट्रॉन से टकराने के बाद अपन को 3 न्यूट्रॉन मिल गए. न्यूट्रॉन 1, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 3. अब ये तीनों न्यूट्रॉन किससे टकराएंगे, 236, और जो उसमें भरा हुआ था. तो इससे फिर 3 बन गए, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन बन गए, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन बन गए, इससे फिर 3 न्यूट्रॉन, ये फिर 9 हो गए. पहले 1 था, फिर 3 बने, फिर 9 हो गए. अब ये 9 टकराएंगे, दैट इज कॉल्ड चेन रिएक्शन. इसलिए अपन उसे चेन रिएक्शन. अब ये 9 जब कोलाइड करेंगे तो 27 बन जाएंगे, क्योंकि हर एक 3 3 बनाएगा. तो दैट इज कॉल्ड द चेन. चेन रिएक्शन में ये हो गया ना भाई, एक बार एक न्यूट्रॉन को ट्रिगर करा इससे, तो 3 न्यूट्रॉन बन गए. अब वो 3 न्यूट्रॉन जो बनेंगे वो वापस जो यहाँ पर एक थोड़ी होगा, तो 100 से मतलब 1000 है यहाँ. उस पूरे चैम्बर में भरा हुआ था ना एक, तो एक से ही ट्रिगर करेगा ना, एक को ही ट्रिगर करेगा.
एक न्यूट्रॉन किसी एक से ही टकराएगा ना, उसमें तो बहुत सारे भरे हुए हैं, हमने तो बहुत सारा मोल्स उसमें भरा हुआ। मोल्स मतलब आप समझ सकते हैं, मैं तो 1000 बता। तो जब एक न्यूट्रॉन इससे टकरा के एक मॉलिक्यूल को, एक यूरेनियम को इन 3 में कन्वर्ट कर, अब ये 3 इससे फिर टकराएंगे, जो इधर से एक माइनस हो गया था, अब 999 बचा हुआ है, उनमें से 3 इससे यूज हो गए। तो जब ये 3 यूज हो गए तो इसमें फिर 3 बन गए। तो ये सब अलग अलग फिर यूरेनियम से टकराएंगे। तो जब ये यूरेनियम से टकराएगा तो ऑब्वियसली बात है, ये 3 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 3 बनाएगा। तो ऐसे चेन रिएक्शन चलता है, रुकेगा नहीं। दैट इज अ चेन रिएक्शन, इसको कहते हैं अपन न्यूक्लियर फिजन। और जो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होगा, ऑब्वियसली बात है, उसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो दैट इज अ चेन रिएक्शन। अब अपन चेक करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। Process of converting the lighter nuclei into heavier nuclei. Heavier nuclei. The mass of heavier nuclei is less than the mass of lighter nuclei fused together. Fused together. This difference in mass in terms of energy is called nuclear fusion. This difference in mass in terms of energy is called nuclear fusion energy. अपन इनको nuclear fusion energy in terms of. So ठीक है, we'll write the example. एक तो अपन ले लेते हैं सन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होता है, वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो कंबाइन करके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाइड्रोजन जो होते हैं वो कंबाइन होके हीलियम में कन्वर्ट हो रहे हैं और 2 न्यूट्रॉन्स को इमिट कर रहे हैं, पॉजिट्रॉन को इमिट कर रहे हैं। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो 2 into 0 0 हो जाएगा। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और 2 into 1 2। So that is the process in sun. जो सन का रिएक्शन है वही। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ड्यूट्रियम ले लेते हैं और एक ट्रीशियम ले लेते हैं। They will also get converted into helium and we'll get one neutron. Then also it is fusion energy, हमने इन दोनों को फ्यूज्ड किया। आप 2 ड्यूट्रियम को भी फ्यूज कर, then they will convert into helium, plus there will be huge amount of energy। हर एक केस में होगा वो तो एनर्जी, तो गामा रेडिएशन, बिकॉज बीटा होगा तो गामा भी हमेशा आता है। दैट इज एनर्जी का वो लिखा, सभी जगह एनर्जी सिंबल लिखा मैंने, ये भी एनर्जी सिंबल होगा, सभी जगह एनर्जी लिबरेट होता है और सन में भी एनर्जी आता है, वी नो दैट।
दैट इज अबाउट द। अब इस रिएक्शन को करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, सिंस these reactions requires very high temperature, very high temperature, 10 की power 6 Kelvin. So these are also called thermonuclear reaction. Thermonuclear reaction. अब इनको thermonuclear reaction भी बोलते हैं। तो ये रिएक्शन वैसे तो हम कोई बना के नहीं रख सकते, जैसे ये तो अपन बॉम्ब बना के रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते बना के। फ्यूजन रिएक्शन को ना, फ्यूजन रिएक्शन में इतना टेम्परेचर होल्ड करने के लिए अपने पास कुछ है ही नहीं, तो अपन ने आज तक कोई टेस्ट किया ही नहीं। टेस्ट किया भी तो वहां जो था वो बचा ही नहीं। उतना टेम्परेचर होगा तो कुछ अपने पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना जहां अपन 10 की पावर 6 सर वो 10 to the power कितना है? 6 है, 6 मतलब 10 लाख 1 मिलियन केल्विन, बहुत ज्यादा होता है। 1 मिलियन केल्विन 10 lakhs। That is about the nuclear। बस भाई हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब आप वैसे इससे कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने आपसे कहा था आप सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब अपन डाउट डिस्कस कर ले। डीपीपी डिस्कस करना है या शीट डिस्कस करना है? शीट। तो पहले शीट डिस्कस करना। चलो भाई शीट निकालो सब लोग, और एक्सरसाइज 1 करते हैं। इसमें चलो हमने सेक्शन ई तक डिस्कस किया। शीट में सेक्शन ई तक डिस्कस किया। यस सर। ठीक है, स्ट्रक्चर का शीट है। मिल गया। Options। अब आप मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में फ्रॉम सेक्शन सी ऑफ एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फ्रॉम सी करना था या ई तक डिस्कस कर चुके हैं अपन? बोलो, सी से स्टार्ट करना। ई तक डिस्कस कर चुके हैं अपन? तो अपने डाउट्स बताओ। बोलो
डाउट्स बोलो फटाफट। पार्ट 1, पहले पार्ट 1 के डाउट बताना। बोलो पार्ट 1 के डाउट्स क्या क्या हैं। D5 कौन पूछ रहा भैया? डी तो अपन कर चुके ना, क्यों? सर सी से बात क्या हमारा? सी से डिस्कस करना। चलो जो भी है, तो ऐसा थोड़ी है कि बताऊंगा नहीं, बताना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ भी लिखो। हाँ बोलो। F2 लिखा अपन ने पार्ट 1 में, और क्या है बेटा? बस चल पहले D5 की बात कर लेते हैं फटाफट, जिसका जो डाउट होगा निकाल दो उसमें, और फिर बाद में आप बताते जाना, तब तक मैं D5 बताता हूँ। इन अ कंटेनर ऑफ मिक्सचर ऑफ in a container of mixture is prepared by mixing 3 sample of gases, helium, hydrogen and lithium. चल कोई ठीक है, एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है और एक लिथियम। इन तीनों को मिक्स करेंगे। In all these samples, the hydrogen atoms are in the first excited state. ठीक है, इसमें लिखा हूं, all the hydrogen atoms are in first excited state and the helium are in the third excited state. ठीक है, and the lithium ion in the fifth excited state, मतलब 6 इधर पे। अरे ये क्या हो गया, मुझे दिखेगा तो लिखा। C3 है, C5 है, G6 है, C8। चल ठीक है, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। D3 तो बता ही रहा हूँ, C8 हो गया, D3 है, D3 बता दो। चल ठीक है, अब अपन कहेंगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द एमिशन स्पेक्ट्रम सच of such a sample when the electrons return back to the ground state. कर दें। ये देख, इधर से इधर आएगा तो एक ही लाइन आएगी, और इधर से इधर आएगा तो इधर नंबर ऑफ लाइन तो ये हो गया, सो 4 ना, 4 into 4 minus 1 divided by 2 is equal to 6 लाइन। फिर हो जाएगा n into n minus 1 ना, सो n will be equal to कितना हो जाएगा, 6 into 6 minus 1 divided by 2 15। तो अपने पास आया 1 plus 6 plus 15, 22 लाइन्स आ गई। अब अपन क्या कहेंगे, देखो सर, इसमें -13.6 है, -3.4 है, इसमें ये -13.6 है और ये -3.4 है, ये एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि एनर्जी डिफरेंस एक जैसा है, उनका फ्रीक्वेंसी एक जैसा है, उनका वेवलेंथ एक जैसा है। -13.6 -3.4, इसलिए मैंने आपको सारे कैलकुलेट करवाए थे वेरिएबल और बताया था। हाइड्रोजन में जो 2 से 1 होगा, हीलियम में वो 4 से 2 होगा, लिथियम में वो 6 to 3 होगा, और बेरिलियम में वो 8 to 4 होगा। तो इन तीनों में से कोई एक काउंट कर सकते हो, तो किसी एक को काउंट करेंगे तो -1 एक और करना पड़ेगा, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, ये आपका आंसर 20 हो गया। C3 पे चलते हैं, सी से शुरू करते हैं ना, क्योंकि सी पूछा है सबसे पहले ना, तो सी को ही बताते हैं। ये भाई मैंने बताया था D5। अब C3 से शुरू करते हैं।
Consider the Bohr theory of hydrogen atom. Clear कर लिया. The magnitude of angular momentum rod, orbit radius and the velocity of electron in the nth energy state of hydrogen atom is given to. ठीक है. Angular momentum. उसको L बोल रहा है. Radius को. R बोल रहा है. और वेलोसिटी को V बोल रहा है. तो ये कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस. ठीक है. ये एंगुलर मोमेंटम मतलब अपन को प्रोडक्ट लिखना है, दैट इज VRL. तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, बाकी तो कांस्टेंट होता है ना, ये होता है Z/n. ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है ना 2.18 10 की पावर 6 इनटू Z/n. R n²/z और L एंगुलर मोमेंटम ना, दैट इज n, क्योंकि NH/2π होता है, H/2π तो कांस्टेंट है. n ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट n². तो x का वैल्यू अपन को इसको कंपेयर करना है n² को किसके साथ, n टू द पावर ऑफ x के साथ. देयरफॉर x इज इक्वल टू 2. ले भाई तेरा आंसर आ गया. भाई ये भी अपन को पता है, ये भी अपन को पता है. ये भी अपन को पता है. तो अपन ने कांस्टेंट हटाए, ये h/2π और प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया. ये था आपका C3. अब आपने पूछा है C5. C5 में लिखा है कंसिडर, यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि क्या कंसिडर करना है देख लेते हैं ना. कंसिडर इलेक्ट्रॉन जंप्स as described below. 3 to 1, 4 to 2, 5 to 3. The photon emitted in the transition shortest wavelength बताना है. तो wavelength छोटा मतलब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा. हाइड्रोजन एटम है 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं. 3 to 1 का मतलब है ये x है. 4 to 2 का मतलब ये आपका y है. और 5 to 3 का मतलब है ये आपका z है. -13.6 -3.4 -1.5 -0.85 -0.5. सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस एसी में आ रहा है. हो गया आंसर, ये आपका आंसर. भाई आपने कहा था एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना, ये शॉर्टेस्ट पूछा है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए. अगर ये सबसे छोटा चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा चाहिए. हो गया क्वेश्चन. E8 E7 का ए बी बताओ चलेगा. A single electron ion has a charge of this much and Z is the atomic number and this, उससे फर्क नहीं पड़ता. It requires 16.52 electron volt to excite the electron from the second Bohr orbit to the third Bohr orbit. ठीक है. यहां से यहां ले जाने के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ रहा है 16.5. ठीक है. तो मैं लिखूंगा डेल्टा E इज इक्वल टू होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² - 1/n2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो ये मुझे गिवन है 16.52. कितना एनर्जी चाहिए जब मैं इसको 2 और इसको 3 लूंगा तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/2² - 1/3². ले भाई तुम्हारा वैल्यू आ गया जेड स्क्वायर में.
16.52 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय कर लेता हूं, ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 9, तो उधर जाएगा 36 और नीचे आएगा अपने पास 9 माइनस 4 5। ये लो भाई आपके पास z वैल्यू है। दैट्स हाइपोथेटिकल है, लिखा ना हो, बता दिया तुमने, बता दो, यू विल गेट द आंसर। भाई दिस इज एनर्जी डिफरेंस ना बिटवीन द टू शेल्स, ओपन को क्या बनता है, शेल नंबर पता थे तो ये दोनों पता थे, अब z भर बचा हुआ है इनमें, पक्का। C8 the same question. The excitation energy of first excited state, the excitation energy of first excited state of hydrogen atom is this, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो वो कह रहा है कि भाई एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब हो जाएगा अपने लिए टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब 1 से 2 तक। ये आपको 40.8 गिवन है, ये आपको 40.8 गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, जेड बता दो। जेड आ गया तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए बता दें। पहले तो डेल्टा ई से सॉल्व कर लेते हैं, जेड कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे इसमें बताया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये अपन को गिवन है कितना 40.8 डिवाइड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 3, ये तो आ गया जेड स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट का एनर्जी पूछा है तो अपन को पता है E इज इक्वल टू होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो एनर्जी लिखना है अपन को, जेड आ गया अपने पास, तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कितना है, ये लिखा हुआ है 40.8 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 4/3 और मल्टीप्लाई बाय 1/1 स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया। लो भाई आंसर, ये लो आंसर भी आ गया। मुझे D3 बताना, D3 देखते हैं क्या है। D3 में आपने कहा that is calculate the frequency of light emitted for an electron transition from the 6th to the 2nd orbit of hydrogen atom, to the 6th to the 2nd orbit of hydrogen atom, मतलब 6 से लेके यहां तक फ्रीक्वेंसी बतानी है। व्हाट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, भाई विजिबल रीजन है वैसे तो याद ही है अपन को, 622 522 422 और 322, ये चार ही तो होते हैं जो विजिबल रीजन में होते हैं, इसके अलावा सारे के सारे या तो यूवी में होंगे या फिर आईआर रीजन में। अपन को तो वेवलेंथ भी पता है, इसका वेवलेंथ 410 आता है, ये 434 486 656 नैनोमीटर, क्लास में लिखे ना अपन ने, अपन कहेंगे नहीं नहीं आप तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बता कर देंगे, ये लो फ्रीक्वेंसी चाहिए था इसलिए इसको ऐसे यूज करता। दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली आ जाएगा, सी बाई लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी। आपको N1 भी गिवन है, आपको N2 भी गिवन,
RH आपको पता है, Z आपको पता है, हाइड्रोजन बोल रहा है वो, और C आपको पता है, हो गया अपना आंसर। कोई डाउट है तो बोलो, मैं बता दूंगा। इनमें से अपन मतलब ये भी देखते रहना कि सर आपने ये नहीं बताया था हमको ऐसे। पता ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो अपन ने क्लास में ना पढ़ा, सब कुछ शीट पे ही नहीं। आप कोई बुक को भी सॉल्व करोगे ना, किसी भी बुक को, तब भी आपको लगेगा तो सर ने मतलब, चाहे आप कोई बुक सॉल्व करो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल को सॉल्व करो, आपको सारा कुछ अपने नोट्स में मिलेगा, सब कुछ बता रखा है सब, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्या करना होता है। एफ सेक्शन पूछा है फिर आपने, ये किसी ने नहीं पूछा था, एफ पूछा, F2 पूछा। ओके, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फाइंड इटसेल्फ इन द फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है, F4 की बात कर रहे हैं, ये H एटम है, इधर इलेक्ट्रॉन है। Write down the list of orbitals that might be in, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ है, 4 ऑर्बिटल होते हैं। Can it be in all of these orbital at once? तो अपन कहेंगे देख भाई, वो कह रहा है क्या ये सब एक साथ इसमें एक ही टाइप के एनर्जी में हो सकते हैं? नहीं नहीं, एट वंस मतलब कैसे हो सकते हैं, पहले 4s होगा, उसके बाहर 4p होगा, फिर 4d होगा, 4f होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि सब के सब एक जैसी एनर्जी का होता है एट वंस, नहीं, अलग अलग एनर्जी है, उनका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी अलग अलग होता है। नो, कैन यू टेल विच ऑर्बिटल इट इज इन, मतलब ये कह रहा है कैन यू टेल विच ऑर्बिटल इन इट इज, ऑर्बिटल इन इट इज, ऊपर क्या लिखा हाइड्रोजन एटम में, नहीं नहीं, हम नहीं बता सकते, अपन क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऐसे होगा। like that, electronic configuration of carbon atom, मतलब अपन क्या कहेंगे देख भाई, जहां तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां तक तो सब शेल में डिफरेंस होगा, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो जहां तक इलेक्ट्रॉन थे वहां तक तो सब शेल में डिफरेंस लिया आपने, लेकिन उसके बाद सीधा शेल रूल आ जाता है। क्या बता देंगे अपन, शेल रूल। सो कैन यू टेल मी विच ऑर्बिटल इज इन इट, नहीं बता सकते, क्योंकि हाइड्रोजन में फर्स्ट के अलावा सारे के सारे सबशेल्स जो होंगे फॉर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इनका वैल्यू अगर सेम है तो सबके सब एक जैसी एनर्जी के होंगे फॉर हाइड्रोजन, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर जी की बात कर रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर जी, हाँ, जी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर कौन से पूछा था, जी, नहीं नहीं, जी में कुछ और भी आया था, G1 G6, भाई G1 की बात करता था ना, जी सेक्शन, G1 नहीं लिखता हूँ, G1 में आपने पूछा हमसे G1 रावण, अरे वाह, G1 रावण, ठीक है,
अब देखते हैं पुनः। हाँ हाँ, G4 का बी मुझे पता है, देख लिया मैंने, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। नहीं बता पाया तो वापस पूछना भैया, फिर से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। How many unpaired electron are there in N+2 ion in the atomic number of nickel? पक्का ये एब्सेंट रहा होगा। कौन है ये? देवादिदेव। ठीक है, अच्छा देख, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा ना, दिस इज इक्वल टू 28, अपन लिखेंगे AR, ये तो 18 हो गया, और अपन लिखेंगे 3D8 4s2। राइट, तो अपन क्या करेंगे ना, अगर अपन को Ni+2 करना है ना, 26 इलेक्ट्रॉन तो निकालो ना फोर्थ शेल से। फोर्थ शेल से निकालोगे तो यहाँ पर AR हो गया 18 और 3D8 हो गया। अब बाकी सब तो पेयर्ड होंगे, इसमें देख लेते हैं ना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी और सब शेल बच रहा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और उसके बाद पेयरिंग हंस रूल 7 और 8, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इवन में लास्ट में बताऊंगा, चिंता मत करो। हो गया भाई, राइट ना, बताया तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस वगैरह का भी कैलकुलेट करते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट 2.87 ऐसे बताया तो, ठीक है। अब G6 भी है और G8 भी है, उससे पहले G4 का B है। Point out the angular momentum of an electron is, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम पूछा है। देख अपन ने G4 में, देख अपन ने लिखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट या फिर शेल, तो अपन ने लिखा ऐसे mvr इक्वल टू nh/2 और अपन ने लिखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल √L into L+1 h/2 पाई, जिसको अपन ने यहाँ पर लिखा था ये डायरेक्ट h, वो सिर h लिखा उसका सिर उड़ा दिया, वो डायरेक्ट h जैसे लिखा था ना अपन ने, याद आया ना। तो अब इसमें अपन से किसके लिए पूछा, 3p, ये तो ऑर्बिटल लिखा ना, 3p ऑर्बिटल, मतलब ऐसे कैलकुलेट करना है। तो अपन को पता है p के लिए l को फॉर p l इक्वल टू 1, इसको 1 लिखो और बता दो, √2 into, therefore it will be equal to √1 into 1+1 into h/2 पाई। बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, इसको नहीं आएगा तुमसे, √2 into h/2 पाई ना, तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, लिखो ना, क्या प्रॉब्लम। अच्छा, आंसर में √π भी गिवन है, कोई बात नहीं, आंसर लिखने वाले को क्या, वो तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन को पता तो है, अगर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे अपन, ठीक है, चलेगा, तो पता चल गया अपन को, ठीक है। अब आपने G8 भी पूछा है मुझसे, मैं G8 बता देता हूँ, है G8 तो है ही नहीं यार मेरे पास तो G6 तक ही है, तो मैंने कुछ और तो नहीं पढ़ा है। सर G6 तक ही है मेरे भी बुक। वही मैं सोच रहा हूँ G8 किसने पूछ लिया है, लगता है अपन से कॉमेडी कर दिया किसी ने। या तो मैंने G6 को G8 पढ़ लिया, पता, या तो मैंने G6 को G8 पढ़ लिया या फिर किसी ने कॉमेडी की अपने साथ। चलो ठीक है, मैं G6 भी बता देता हूँ, है। अब इसमें ना पता क्या है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, पहले अपन हटा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से देखते हैं अपन को क्या करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो G8 की बात, G6 की बात करते हैं। G6 में गिवन है फाइंड द टोटल स्पिन एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए एक बात है, टोटल स्पिन लिखते हैं ना, एक बात किसी ने कुछ पूछा था, अच्छा
So why do we write plus and minus both in total spin? अरे टोटल स्पिन में क्या होता है ना, अपन ऐसे नहीं लिख सकते ना कि ऑर्बिटल में कि भाई अपन कहेंगे मेरी मर्जी मैं ऐसे थोड़ी फिल कर सकता हूँ, फिर पेयरिंग करूंगा, मेरी मर्जी मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फिर पेयरिंग करूंगा, फिर ऐसे लिखोगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे तो प्लस लिखना पड़ेगा। तो अपन कहते हैं जैसे तुम्हारी मर्जी अपन भर सकते हैं, दोनों ही लिखते हैं। अब देख टोटल स्पिन 1/2 into n होता है, where n is number of unpaired, in atom और, ठीक है। एक मिनट रुको, राइट। एक होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है अंडर रूट ऑफ n into n plus b, where n is number of unpaired in atom और है, in atom और, ठीक है। और एक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिनको मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकता, तो मैं उनको, मुझे लगता है जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है, तो अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, दैट इज समेशन ऑफ 2s plus 1, ऐसे लिखते हैं। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए, एक मिनट है। ठीक है, अब अपन एग्जांपल स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो अपन लिखेंगे भाई ऐसे ना, दैट इज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज अपने पास गिवन है एग्जांपल, मैं ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक नंबर 8 होता है और मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 2s2p4 हो जाएगा, ये अपन को पता है यार। जब अपन अच्छा कुछ चल रहा है तो ये परेशान कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने लिखा टोटल स्पिन अपन को कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ना बॉक्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा, वैसे तो आप भी लिख सकते हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही लिख सकते हो, आपको पता है कैसे लिखते हैं बॉक्स में। ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, अच्छा। तो अपन क्या करेंगे, ए वाले पार्ट को कैलकुलेट, टोटल स्पिन 1/2 into 2 is equal to 1, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो लिख दिया मैंने, वो था 1 आ गया। अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, that will be equal to under root of 2 into 2 plus 2, 2.87 आ गया। सी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट,
तो अपन लिखेंगे 2 इंटू, 2 इंटू तो लिखा ही नहीं, अरे यार लिखा तो पहले सही है, लेकिन अपन 2 इंटू लिखना भूल गए, है ना। लिखा तो पहले सही है, लेकिन अपन 2 इंटू लिखना भूल गए। रुकना, मैं उसको चेंज कर रहा हूँ। समेशन तो लिखना ही पड़ेगा, बट ऐसे लिखूंगा ये। तो अब अपन लिखते हैं समेशन। अब इसमें ना प्रॉब्लम पता क्या होगा, अपन को समेशन कैलकुलेट करना होगा पहले, तो पहले समेशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। समेशन ऑफ एस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यही बता, समेशन ऑफ एस का मतलब है ऊपर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन, ऊपर की तरफ है 1 2 3 4 5, 5 ही है, हाँ 5। तो अपन लिखेंगे 5 इंटू 1 प्लस, अब नीचे की तरफ एरो कितने हैं, 1 2 3, तो अपन लिखेंगे 3 इंटू -1, ये +1 ऊपर की तरफ है, 5 एरो ऊपर की तरफ, 3 एरो नीचे की तरफ। कितना आया अपने पास, तो ये तो अपने पास आ गया 5/2 और ये आ गया अपने पास -3/2। ले भैया, अब क्या करें, तो 2.5 माइनस 1.5 हो गया, तो 1 बचा अपने पास, 1 आ रहा, करो सब्स्टिट्यूट। तो 2 इंटू समेशन ऑफ एस प्लस 1 हो गया अपने पास, तो अपने पास 2 इंटू टोटल कितना है था ये अपने पास, ये तो 1 आ गया प्लस 1, तो 3 आया। लो भाई आपके पास आंसर। अब ना मैंने देखो एक साथ इसलिए लिख के बताया, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सर टोटल स्पिन क्या होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक स्पिन क्या होता है, तो समझ में नहीं आ रहा। मैग्नेटिक स्पिन वाला पार्ट अपन ने शायद उन्होंने पूछा है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है अपन से, और नहीं बस यही पूछा। फाइंड द टोटल स्पिन लिख देंगे, आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है। और अपन से पूछा है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, और ये पूछा ही नहीं, तो मैंने बताया कि तीनों कंबाइन करके बता दो और एग्जाम्पल लिख दो। अब आप बताओ मुझे वो क्वेश्चन बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। नो तो सर। नहीं ना, नो सर। ऑब्वियस सी बात है, आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, सारा कुछ एक साथ बता दिया, तो अब हमें आप मत बताओ, हम कुछ चेक करेंगे, नहीं आएगा तो आपसे पूछेंगे वापस, ठीक है, फिर अपन करेंगे। अब रुक जाओ 1 मिनट, इवन भी पूछा था यार किसी ने अपन से ना, 1 मिनट में इवन बता दो उसका, नहीं तो भूल जाऊंगा मैं। मिल गया, इवन वाले में था इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्सॉर्ब्स 1.5 टाइम्स ऑफ एनर्जी, as much energy as minimum required to escape। अच्छा एक बात बता, वो इवन में पता क्या बोल रहा था, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इससे अट्रैक्टेड है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं इसको एनर्जी देने वाला हूं, एनर्जी गिवन 1.5 टाइम्स जितने से वो अट्रैक्टेड होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इतना एनर्जी तो यूज हो जाएगा इसको इससे ब्रेक करने में, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने में। बाकी बचा हुआ जो 1.5, आधा 0.5 इंटू 13.6 होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई देख मैंने क्या किया, मेरे पास ये टोटल एनर्जी थी, इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि वो तो अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी होगी ना, दैट एनर्जी विल बी एसोसिएटेड विद द, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो अपन कहेंगे क्या पूछा था इसने, अपन से पूछा था वेवलेंथ, तो पार्टिकल जैसे है, अगर पार्टिकल जैसे है काइनेटिक एनर्जी से वेवलेंथ पूछोगे तो लो हो गया, बताया था ना आपने,
काइनेटिक एनर्जी लिखा होगा तो उसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। हो गया, यहां पर रखो 13.6 का हाफ, सोल्व कर दो, वेवलेंथ आ गया एंगस्ट्रॉम में। ये लो भाई आ गया, बोलो तो मैं लिख देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ कि आपको मैं एच सेक्शन के लिए थोड़ा और टाइम दूंगा सॉल्व करने, है ना। एच सेक्शन के लिए आप एच सेक्शन, क्योंकि थोड़ा एच सेक्शन में कुछ अच्छा है क्या, एक बार देख लूँ मैं एच सेक्शन में क्या है। जी तो ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट ना, मुझे नहीं लगता रेडियो एक्टिविटी में हाँ पहला वाला था, मास डिफेक्ट था। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा और टाइम दे सकता हूँ, एच में मैं थोड़ा टाइम और देता हूँ तुमको सॉल्व करने में, ठीक है। तो तुम लोग अपने बीच में मतलब आज इतना ही सॉल्व करते हैं। तुम लोग एक्सरसाइज 2 का, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 अपना, अब तो क्लास नेक्स्ट वीक है या संडे को क्लास है अपना?